हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई फेमस पोएम प्रोस्पाइस। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम राइटर की बायोग्राफी जान लेते हैं। उनका बर्थ हुआ था 7 मई 1812 लंदन इंग्लैंड में और उनकी मौत हुई थी 12 दिसंबर 1889 को और इटली वेनिस में। वेनिस इटली में उनकी मौत हुई थी और वो 77 ईयर्स तक जिए थे। उनकी स्पाउस का नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और डेथ हुई थी 1861 में और ये एक फेमस पोइट थी। ऑक्यूपेशंस विक्टोरियन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइटर्स थे, यानी कि वो किस एज से बिलोंग करते थे, वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। अब हम पोइट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। 1826 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोइम स्टार्ट की थी लिखना और वो किससे इन्फ्लुएंस होके की थी, वो पीबी शैली से इन्फ्लुएंस होके पोइम लिखनी उन्होंने स्टार्ट की थी। उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, लैटिन और ग्रीक भाषा सीखी हुई है, ट्यूटर करा हुआ है और उनके लड़के का नाम, उनका पेन नेम ही था रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग। उनकी वाइफ की मृत्यु 1861 में हो गई थी और उन्होंने उसके पब्लिश किए थे मेजर वर्क मैन एंड वुमेन 1855, हिज ड्रामेटाइज पर्सोनाई 1864 और उनकी बुक लेंथ एपिक पोएम द रिंग एंड बुक्स, जिन्होंने उन्हें एक ब्रिटिश का लीडिंग पोइट्स बना दिया था, उसके रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था। उनकी मेजर वर्क की बात की जाए तो मैन एंड वुमेन्स 1855 में, ड्रामेटिक लिरिक्स 1842 में, ड्रामेटाइज पर्सोनाई 1864, द रिंग एंड बुक 1868 से 69 के बीच में, माई लास्ट टचेस बहुत ही फेमस पोएम, हमारे सिलेबस में भी है, सबसे बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, रैबी, बेन एजरा, प्रोफीरिया लवर, द लॉस्ट राइडर, द लास्ट राइड टुगेदर, फेरा लिपोलिपी, एसोलेंडो एक स्वैंग सॉन्ग है 1889 में, पीपा पासेस प्ले है उनका एकमात्र एक लोता प्ले पीपा पासेस और उनका एकमात्र प्रोज वर्क है एशियन सैली। अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं कि ये पोएम लिखी गई थी ऑटम सीजन्स में 1861 में, यानी कि उनकी वाइफ की डेथ के बाद में, और ये पहली बार ये पोएम पब्लिश हुई थी अटलांटिक मंथली में और उसके बाद ये दोबारा पब्लिश हुई थी ड्रामेटिस पर्सोनाई में 1864 में। तो ये दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहली बार कब पब्लिश हुई, दूसरी बार कब। प्रोस्पाइस टाइटल की बात करें तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, और ये पोएम पोइट की फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में हमें बताती है कि लाइफ को कैसा जीना चाहिए, और ये ऑटोबायोग्राफिक नेचर में है। इसकी टोन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है और ये पोएम पोइट की बिलीफ के बारे में हमें बताती है कि वो ह्यूमन सोल्स को इमॉर्टल, एटर्नल मानता है और ये एक जब हम मर जाते हैं तो एक बेटर वर्ल्ड में हम जाते हैं। सो वो कहता है कि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। उसके लाइन, सो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सो वो डेथ से लड़ना चाहता है, उससे दो हाथ करना चाहता है और वो डेथ को इसलिए भी वेलकम करता है क्योंकि उसका मानना है कि वो अगर मरेगा तो अपनी वाइफ, जो उसकी वाइफ मर चुकी है, उससे वो हेवंस में मिलेगा और उससे वो गले लगा पाएगा, इसलिए वो मौत से डरता नहीं है और वो ज़िंदगी पूरी भरपूर तरीके से जीता है। और इसकी थीम हम कहें तो डेथ पे है। ये पोएम है एक जर्नी को दिखाती है, जर्नी एज ए मेटाफोर इसमें यूज़ किया गया है और यहाँ पर एक पोइट, एक माउंटेन क्लाइंबर अपने आप को मानते हुए मौत के साथ उसको कंपेयर कर रहा है, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना, माउंटेन पे चढ़ना एक बहुत ही ख़तरनाक काम होता है। अगर थोड़े से भी आप उससे फिसल गए तो नीचे हज़ारों मीटर्स की ऊंचाई होती है जिससे गिरकर आपकी मौत हो जाती है, और ऊपर भी जैसे जैसे चढ़ते हैं तो मौसम्स और भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तो वो हम इस पोएम में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार डेथ टू फील द फॉग इन माई थॉट। यहाँ पर पोइट कहता है, क्या मैं मरने या मौत से डर जाऊँ? मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है और मैं अपने गले में फोग, धुंध जैसा महसूस कर रहा हूँ, घुटन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो ये दिक्कतें होती हैं। द मिस्ट इन माई फेस, मुझे धुंध का भी एहसास हो रहा है, अंधेरा सा महसूस हो रहा है अपने चेहरे फेस पर, क्योंकि वो ऊपर चढ़ता जा रहा है तो ये धुंध भी उसे महसूस हो रही है। जब धुंध होती है तो हमें दूर तक का दिखाई नहीं देता, अंधेरा सा महसूस होता है।
When the snows begin and the blast denote, धीरे धीरे पहाड़ की ऊंचाई पर बर्फ़ की वजह से ठंड बढ़ती जाती है, वैसे ही जब मौत पास आती है तो शरीर की गर्मी भी कम होती चली जाती है और बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। पहाड़ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ हवाओं की तेज़ी भी बढ़ने लग जाती है। उसी प्रकार बॉडी की हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, हार्ट भी तेज़ी से धड़कने लगता है। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि ऊपर चढ़ने से जैसे टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, मौत आती है, तो भी बॉडी की गर्मी ख़त्म होने लग जाती है और जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते ही हवा तेज़ी से हमें महसूस होती है, वैसे ही हमारी हार्ट बीट एकदम से अब नॉर्मल हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। आई एम नियरिंग द प्लेस, अब मैं उस जगह पर पहुंचने वाला ही हूँ, उस माउंटेन पहाड़ की चोटी पर, मतलब मैं मौत के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ, या मेरी मौत होने ही वाली है। द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि वो जो है उस जो जहाँ पर वो पहाड़ पे चढ़ रहा है तो उसे लग रहा है कि जो रात है, जो रात की समान शक्ति है, उसमें रात के समान शक्ति है, वहाँ कुछ न दिखाई देता है न कुछ कहा जा सकता, और तूफानों जैसा उसमें जो रहा है। तो यानी कि जब आप पहाड़ पे भी बता रहा है और ये आप जब मौत आती है तो आपके आगे कुछ नहीं दिखाई देता, आगे सामने, न आप कुछ बोलने की हिम्मत में होते हैं, आप बोल भी नहीं सकते, और उसमें इतना ज़ोर होता है, तूफान जैसे साइक्लोन होता है वैसे ज़ोर उसमें होता है मौत में। अब आगे कहता है वो द पोस्ट ऑफ वो, यानी कि अब वो कहता है कि मैं जो हूँ वो दुश्मन या एनिमी की पोस्ट के पास पहुँच गया हूँ, यानी मौत के पास पहुँचने वाला ही हूँ। यहाँ पोइट मौत को अपना दुश्मन बता रहा है, इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है द पोस्ट ऑफ वो, मतलब वो का मतलब एनिमी की पोस्ट पर। वेयर ही स्टैंड्स द आर्च फियर इन विजुअल फॉर्म। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा डर क्या होता है, मौत होती है हमारा सबसे डर, और वो मौत खड़ी है, कहाँ पर खड़ी है, पहाड़ माउंटेन की पीक चोटी पर। यानी कि पोइट कह रहा है कि मौत को एक विजुअल फॉर्म में हमें दिखा रहा है, कि कह रहा है मुझे तो एक वो विजुअल फॉर्म में खड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पर जो ही है जैसे लिखा हुआ है वेयर ही स्टैंड, ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डेथ को कहा गया है, और यानी कि डेथ को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशंस किया गया है डेथ का। नेक्स्ट लाइन, येट द स्ट्रोंग मैन मस्ट गो। वो कह रहा है कि कोई जब मौत आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती, न कोई अमीर न कोई गरीब। बहादुर इंसान को भी मौत नहीं छोड़ती है, लेकिन बहादुर इंसान इससे डरता नहीं है, वह आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है, वो अपनी मंजिल तक पहुँचता ही है। द जर्नी इज़ डन एंड द सबमिट अटेन। कह रहा है कि अब जर्नी यात्रा पूरी हो चुकी है और मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका हूं, मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब पूरा हो चुका है। तो वो कह रहा है कि मेरी अब जो यात्रा है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, मेरी जो जर्नी है वो ख़त्म होने को है और अब मैं मरने ही वाला हूँ। एंड द बैरियर फॉल्स। अब बैरियर फॉल्स लिखा हुआ इसने, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। अब पोइट यहाँ पे कह रहा है कि रास्ते की जो सारी परेशानियाँ कह सकते हैं, बाधाएं कह सकते हैं, दिक्कतें कह सकते हैं, को मैंने पार भी कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर लिया, उनको जीत लिया है। तो मैंने वो सारे जो बैरियर्स थे उनको गिरा कर उन्हें जीत लिया है। थ्रू ए बैटल टू फाइट एर द गर्डन बिगिन। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जब मैंने वो सारे बैरियर्स को गिरा दिया था, मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो जब ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे एक बैटल फील्ड लड़नी है जिससे मुझे एक रिवॉर्ड्स मिले। यानी कि कह रहा है इतना होने के बाद, ये सारी दिक्कतों के बाद भी मुझे एक आखिरी लड़ाई, एक आखिरी बैटल फील्ड लड़नी है और मुझे वो इनाम मिल सके, वो बड़ा इनाम मिल सकता है। वो बड़ा इनाम क्या है? द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल। सबसे बड़ा इनाम मुझे मिल सके। सबसे बड़ा इनाम होता है पीस। मौत के बाद पीस ही मिलती है, यानी कि शांति। यानी कि जब तक आदमी जिंदा रहता है उसे कोई शांति नहीं मिलती, वो किसी न किसी काम में उलझा रहता है, तो वो उसे रिवॉर्ड चाहिए पोइट को, पीस। आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर। मैं हमेशा से एक फाइटर, एक योद्धा रहा हूँ, तो चलो एक और फाइट बच रही है, उसे भी लड़ा जाए। यानी कि वो कह रहे हैं मैंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, अब एक और लड़ाई क्यों ना सही, आखिरी लड़ाई। और वो कैसी होगी नेक्स्ट लाइन में हमें बताता है।
द बेस्ट एंड द लास्ट, और वो लड़ाई होगी आखिरी और सबसे अच्छी, यानी कि वो मेरी ज़िंदगी की, मेरे जीवन की आखिरी लड़ाई होगी और वो सबसे बेहतर लड़ाई होगी जितनी मैंने अभी तक लड़ी है, और वो लड़ाई किससे होगी, वो मौत से होगी। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि उसे क्या पसंद नहीं है, मौत, कैसी मौत उसे नहीं चाहिए, और वो मौत के से कैसे सामना करना चाहता है। तो वो कहता है कि आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज माई आईज एंड फोरबोर। वो कहता है कि मुझे नफ़रत है, मुझे घिन आती है कि ऐसी डेथ की मेरी आँखों के पट्टी बांध दे, मुझे बेहोश कर दे। वो मुझे लगता है कि वो कायरों की तरह है, और मैं इन कायरों की तरह नहीं बनना चाहता। जैसे कि वो एक, आप मान सकते हैं कि जैसे कोमा में आदमी चला गया उसे, और वो कोमा में बहुत दिन रहने के बाद वो उसकी मौत हो जाती है। तो वो कह रहा है कि ऐसी मौत नहीं चाहिए कि मौत मुझे बेहोश कर दे, मैं एकदम गिर जाऊं, और कोमा में पड़े पड़े जैसे लोगों को पता नहीं चलता कि मौत उनके साथ क्या कर रही है, उन्हें कैसी तकलीफ हो रही, वैसी मौत नहीं। मैं तो उससे आँखों से आँखें मिलाकर उससे लड़ना चाहता हूँ, उसका सामना करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे कि मौत मेरे आंखों पर पट्टी बांधे, वैसी कायराना मौत नहीं मरनी। अब वो कहता है कि एन बेड मी ट्रिप पास्ट, और ऐसी मौत भी नहीं कि मौत कहे कि रेंग कर वापस लौट जाओ, ऐसा भी नहीं चाहता। मैं तो मौत का सामना करना पड़ता हूँ कि मौत कहे कि तो रेंग कर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, नहीं, मैं तो उसका सामना करना चाहता हूँ। गिड़गिड़ाना नहीं चाहता मौत के आगे कि लोग देख के गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे नहीं मरना, नहीं, मैं तो उसका सामना करूँगा, उससे लड़ूंगा। नो, लेट मी टेस्ट द वोल ऑफ इट, फेयर लाइक माई पियर। मैं भी तो डेथ, मौत को टेस्ट करना चाहता हूँ, उसे चखना चाहता हूँ, उसे फील, महसूस करना चाहता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड दोस्तों ने किया था। यानी कि उसके जो दोस्त थे उनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने जैसे ब्रेवली डेथ को फेस किया था, वैसे वो भी तो चखना चाहता है कि आखिर मौत जब आती है तो कैसा फील होता है, कैसा टेस्ट होता है। द हीरोज़ ऑफ ओल्ड, यहाँ पर हीरोज़ किसे का है राइटर्स ने, ये अपने ही कलीग्स, अपने दोस्तों यानी पुराने राइटर्स को वो हीरो कह रहा है, या उनको जो बहुत ही फेमस राइटर्स हुए हैं, शेक्सपियर या पी.बी. शैली या जॉन किट, ये हैं, उनको वो हीरोज़ बोल रहा है। उन पुराने राइटर्स की तरह जिन्होंने डेथ के बारे में लिखा है, उसका सामना किया है, सेम उन्हीं की तरह, उनकी तरह वो, उन्होंने भी तो डेथ को फेस किया था, तो मैं भी उन हीरोज़ की तरह उस डेथ को फेस करना चाहता हूँ। Bear the burnt in a minute, pay glad life areas of pain, darkness and cold। इन लाइन का बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो हमारी हिंदू फिलॉसफी में भी है, वही मतलब है। वो कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट, हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। मेरे हिस्से में थोड़े अधिक खुशियाँ या अधिक सुख आए थे, वो अब मैं मौत से जब लड़ाई लड़ूंगा, कुछ उस पल में जब मुझे उस लड़ाई करते हुए मुझे जो दुख की अनुभूति होगी, जो दुख मेरे हिस्से अब आएंगे, वो जो दुख हैं, वो जो कुछ पल हैं, उनमें मुझे इतना दुख मिल जाएगा कि मैं 1 मिनट में ही अपने जो मेरे दुखों का कोटा था, वो जो मुझे नहीं मिले थे, जो मुझे सुख अधिक मिले थे, तो वो जो बकाया था वो मैं उसे पूरा कर दूंगा, मैं उसे चुका दूंगा। यानी कि मेरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अभी मेरे पास ज़्यादा सुख थे, अब वो सुख और दुख बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि मेरे पास कोई बकाया नहीं रहेगा कि यूँ नहीं कहा जाएगा कि तुम्हें ज़्यादा खुशी थी, अब मुझे दुख मिल गई हैं क्योंकि मैंने मौत के साथ कश्मकश की है, लड़ाई लड़ी है। For sudden the worst turn the best of brave। यहाँ पर कहता है कि बहादुर इंसान जो होता है उसके लिए सबसे खराब जो होता है ना, वो भी 1 मिनट में बदल जाता है, उसके लिए वो भी अच्छा हो जाता है। बहादुर इंसान है, वो हार नहीं मानता, उसके लिए जो खराब स्थिति से खराब स्थिति होती है, खराब से खराब सिचुएशंस को भी वो 1 मिनट में अच्छे में बदल देता है। कि यानी कि वो कह रहा है कि मैं लड़ूंगा तो मैं हर स्थिति को बदल सकता हूँ। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, यानी कि वो कह रहा है कि अब बुरा समय ख़त्म होने वाला है। बुरा समय किसको कह रहा है वो, यानी जब हम जिंदा रहते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ें, बीमारियां और परेशानियां होती हैं, तो वो कह रहा है कि अब ये इन सब चीज़ों से, ये बुरा समय था, अब इनकी परेशानियों से मुझे पीछा छूट गया है, बुरा समय अब फिनिश होने वाला है। एंड द एलिमेंट रेंज द फिंड वॉइस एंड रेव सेल ड्विंडल सेल ब्लैंड। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि क्रोध, आलोचनाएं जो हैं वो सभी शांत हो रही हैं या शांत हो जाएंगी, उनकी आलोचनाओं के सुर शांत हो गए।
इसका मतलब ये है कि पोइट कहना चाह रहा है कि जो हम जब हम जिंदा होते हैं, जब हम जीवित होते हैं तो हम गुस्सा करते हैं, लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं, लेकिन जब हम अब मर रहे हैं तो वो क्रोध भी हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा और लोग आलोचनाएं भी बंद कर देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब आदमी मर जाता है या मर रहा होता है तो उसकी आलोचनाएं नहीं की जाती, सब उसकी प्रशंसा या उसकी बढ़ाई ही करते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि अब क्रोध और आलोचनाएं शांत हो जाएंगी और आलोचनाओं के सुर जो हैं वो भी शांत हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। shall change, shall become first a peace out of pain। अब पोइट यहाँ पे कह रहा है कि डेथ और मौत से जो पेन मिलता है वो अब पी शांति में बदल गए। यानी कि अब वो कह रहा है कि जब मौत, अब कश्मकश हो रही थी, उसके साथ लड़ाई हो रही थी, अब मौत ने उसे के बाद जो पेन मिल रहा है ना, मौत से पेन मिला है, अब उसके बाद शांति छा गई, क्योंकि उसको तो वही रिवॉर्ड चाहिए था, सबसे बड़ा रिवॉर्ड पीस, तो वो पीस मिल गई है। अब वो कह रहा है कि जब उसकी मौत हो गई, एक तरीके से वो गैस कर रहा है कि मौत हो जाएगी तो क्या होगा। देन ए लाइट देन दी ब्रेस्ट। अब वो कहता है कि जैसे ही मौत हमें अपने आगोश में लेती है, हमें अपने में समेट लेती है, चारों रोशनी हो जाती है, फिर मुझे अपनी वाइफ दिखती है और मैं उसे अपनी सीने से लगा देता हूँ। जो यहाँ पे ब्रेस्ट कहा गया है उसके वाइफ का मतलब उसे वाइफ का अपना सीना दिखता है, उसकी वाइफ दिखती है। यानी कि जब पोइट मर गया है तो वो अपनी वाइफ के पास पहुँच गया है, क्योंकि उसकी वाइफ तो 1861 में मर गई थी। उसके बाद ये पोइट जो लिखी गई थी ऑटम में, तो वो कह रहा है कि मुझे तो वहाँ पे अपनी वाइफ मिलेगी, जैसे ही मुझे अपनी वाइफ मिलेगी मैं उसे अपने सीने से लगा लूँगा, उसको गले लगा लूँगा। अब नेक्स्ट लाइन में कहता है कि ओ थू सोल ऑफ माई सोल आई शैल क्लैप्स थी अगेन। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा, किसकी आत्मा? उसकी वाइफ की। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा अब दोबारा से मिल गई है, मैं एक बार तुम्हें फिर से गले लगा सकता हूँ। वो कह रहा है कि तुम जब मर गई थी तो तुम मेरे से दूर हो गई हो, अब हम दोबारा एक हो गए हैं, तो अब हम मिल गए हैं और अब मैं तुम्हें आराम से गले लगा सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें निहार सकता हूँ। एंड विद गॉड बी द रेस्ट। जब उसे अपनी वाइफ मिल गई जो मर गई थी, ऊपर स्वर्ग में उसकी आत्मा मिल गई, तब अब पोइट कहता है कि एंड विद गॉड टू बी रेस्ट, यानी कि और बाकी की सभी चीज़ों को गॉड भगवान पर छोड़ सकता हूँ या उन पर छोड़ दूंगा। यानी कि अब तो तुम मुझे मिल गई हो और मौत मुझे मिल गई, मुझे शांति मिल गई है, तो अब जो भी बाकी चीज़ें हैं मैं भगवान पर छोड़ दूंगा और भगवान पर मैं उस चीज़ को छोड़ सकता हूँ। तो ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोएम प्रोस्पाइस, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ को उनको दिखाती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।